सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स पर। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में जो हम अपना अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड पॉइंट का नाम क्या है, द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सक्सेस है वो किन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उसी चीज़ में हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है। वो पॉइंट है कि सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और वो किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा। तो चलिए रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provision. तो कोई भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है ना, वो एक चीज़ करता है, इट गिव्स एवरी वन इन द सोसाइटी सम रीजन्स। वो हर किसी को, सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति को कुछ रीज़न देता है कि क्यों वो व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को माने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए मानते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ देता है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। ठीक है, और क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस पॉइंट को, एक और तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, सपोज अगर हम ये कह रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ बेसिक रीज़न हर किसी को देता है कि क्यों उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने समझ लिया। एक ऐसी कंडीशन समझो, सपोज ऐसा एक ऐसी कंडीशन है कि एक सोसाइटी में क्या हो रहा है, एक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑपरेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है कि एक कंट्री में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अलाउ कर रहा है मेजॉरिटीज़ को कि वो अपनी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ऑपरेस करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है कि मेजॉरिटी क्या करे, माइनॉरिटीज़ को ऑपरेस करे। तो खुद सोचो, क्या माइनॉरिटीज़ के पास कोई रीज़न होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने का, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करने का? बताओ, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है, मेजॉरिटी को ये कह रहा है कि तुम माइनॉरिटी को दबाओ, तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, उल्टा उनको दबाने के लिए प्रोविजंस बना रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब माइनॉरिटीज़ के पास कोई रीज़न नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने का। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में तब विश्वास रखता है जब कॉन्स्टिट्यूशन उनको कुछ ऐसी कंडीशंस दे जो उनके लिए ज़रूरी है और जिसकी वजह से वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखे। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को ऐसा लगता है कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में आ गई है, स्टिफल्ड का मतलब क्या है, खतरे में आ गई है। अगर उनकी आइडेंटिटी कोई रिलीजियस कम्युनिटी को लग सकता है, किसी लैंग्वेज को किसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को लग सकता है, किसी और अदर प्रकार के एथनिसिटी के जो बेसिस है, एथनिसिटी बेसिस पर जो कम्युनिटीज़ होती है, उनको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ पर उनकी जो आइडेंटिटी है वो खतरे में आ गई है। तो अगर उनको लग रहा है कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में आ गई है, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं बचेगा फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए उनकी आइडेंटिटीज़ पर आँच आ रही है ना। तो फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करेंगे? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे बेसिक रूल्स, कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को देता है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेटर्निटी। ये सारी चीज़ें क्या इंश्योर करती है, ये सारी चीज़ें वो रीज़न देती है हर सोसाइटी को, हर कम्युनिटी को, कि जिसकी वजह से वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। ठीक है, द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज़ टू सक्सीड। तो क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों के फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रिजर्व करेगा, जितना ज़्यादा लोगों को फ्रीडम देगा, जितना ज़्यादा लोगों को इक्वालिटी प्रमोट करेगा, जस्टिस प्रमोट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होने की चांसेस होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में क्या चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए लोगों को, इक्वालिटी भी चाहिए। ये सारे वो बेसिक रीज़न प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से लोग मानेंगे कि अच्छा ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी दे रहा है, इक्वालिटी दे रहा है, जस्टिस दे रहा है, और सभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ये चीज़ ज़रूरी होती है, तो वो इसी की वजह से उसको फॉलो करेंगे। तो हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पर डिपेंड करा, सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रीजंस देता है हर सेक्शन को, जिसकी वजह से वो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन में माने। और वो बेसिक रीजंस क्या है, वो बेसिक रीजंस है फ्रीडम और इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है हर मेंबर को। ठीक है,
तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। यहाँ पर क्या है, इसमें हमें समझना होगा। देखो, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया कि जो इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूशन है। इनमें बेसिकली एक बैलेंस बनाने की कोशिश कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और इस बैलेंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले समझो, एक ऐसी कंडीशन है कि क्या करा, एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर थी डिसीजन मेकिंग करने की, तो वो क्या करी, वो केवल एक ग्रुप को दे दी या केवल एक ऑर्गन को दे दी। ठीक है, तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा ना, जब भी मोनोपोली ऑफ पावर होगी, तो चांसेस क्या हो सकती है, चांसेस ये हो सकती है कि वो ग्रुप या फिर वो ऑर्गन वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दे। सबवर्ट का मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब चाहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगा। क्यों? पावर उसी के पास में है, केवल एक बॉडी के पास पावर है, तो वो जब चाहेगी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस तो नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। सारी की सारी पावर तुमने एक बॉडी में दे दी, एक ग्रुप में दे दी, तो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंगली वो जब चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा चाहेंगे वैसा बदल देंगी। ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे कि लिबर्टी, जैसे कि फ्रीडम, अगर वो चाहेंगे तो इन प्रिंसिपल्स को भी हटा देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों हटा देंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर केवल एक बॉडी को दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर या मोनोपोली ऑफ पावर गलत बात है, या फिर एक तरीके से कहें कि ये चीज़ खतरा है सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन या मोनोपोली ऑफ पावर को हमें हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम पावर, कॉन्स्टिट्यूशन पावर केवल एक बॉडी में ना देते हुए अलग अलग ऑर्गन्स में दें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें पावर को। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या बोल रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, उन्होंने समझा कि अच्छा किस तरीके से अगर हम बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन भले ही बना दे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दे कि पावर केवल एक ग्रुप को मिल रही है, तो हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगा आने वाले टाइम में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से डिज़ाइन करा, और डिज़ाइन क्या बनाया, डिज़ाइन बनाया फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। कैसे किया गया है, फ्रेगमेंटिंग पावर कैसे करी गई है, पावर को डिवाइड कैसे करा गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड करा है 3 इंस्टीट्यूशंस में। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दिया क्या हुआ है। The Indian Constitution, for example, horizontally fragments the power across different sections like the legislature, executive and judiciary, and even independent statutory bodies like election commission. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हॉराइजेंटली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा 3 प्रकार के ऑर्गन में। लेजिस्लेचर कर दिया, एग्जीक्यूटिव कर दिया, जुडिशरी कर दिया। लेजिस्लेचर को कुछ पावर दे दी, एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी, जुडिशरी को पावर दे दी। और ऐसा ही नहीं है कि केवल ये 3 ऑर्गन में पावर दी, बट कुछ और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में भी पावर दी, जैसे इलेक्शन कमीशन में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया। ठीक है, और भी अदर बॉडीज़ बनाई, उनमें भी पावर दी। अब देखो, इलेक्शन कमीशन क्या इंश्योर करता है, इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं सेंटर में, स्टेट में, तो वो सही तरीके से हो, वो फेयर तरीके से हो, उसमें कोई करप्शन ना हो, उसमें कोई अपनी जो कोई भी पावरफुल पार्टी है या कोई पार्टी ऐसी है जो गवर्नमेंट में है, वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें हर ऑर्गन के ऊपर जो पावर दी गई है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैज़ फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इसी सिस्टम की वजह से कर रहा है कि हमने क्या करा, हमने पावर को डिवाइड करा। ठीक है, हमने पावर को डिवाइड करा, और इस पावर का डिवीजन का जो इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों कहा जाता है, इसको समझ लो। देखो, चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कि 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे के ऊपर चेक रखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे एक दूसरे को कि तुम ठीक तरीके से काम कर रहे हो ना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इंडियन पार्लियामेंट, उसके पास तो पावर है लॉ मेकिंग की, चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारे पास पावर है, लेकिन अगर इंडियन पार्लियामेंट पावर इस्तेमाल करती है, लॉ मेकिंग ऐसा करती है, ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, जो लोगों के फ्रीडम को, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ठीक है, अगर ऐसा कोई लॉ बनाया
तो क्या होगा? तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में चेक एंड बैलेंस करने वाला सुप्रीम कोर्ट होगा, जुडिशरी आएगी, जुडिशरी चेक करेगी, अच्छा ये ऐसा लॉ बनाया है। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को तो आप वायलेट नहीं कर सकते, कोई ऐसा लॉ बन ही नहीं सकता जो फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से छीन ले, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिक्लेयर कर देगी उसको, बोल देगी कि ये जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो क्या है, इनवैलिड है, अवैध है, और उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी उस पर्टिकुलर लॉ को। क्या हुआ? चेक एंड बैलेंस हुआ कि ठीक है तुम्हारे पास, माना तुम्हारे पास पावर है लॉ मेकिंग की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी लॉ बनाने लगोगे, तुम्हारी पावर को चेक करेगा जुडिशरी। समझ गए? तो इससे क्या है, इसका मतलब ये है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमने अंडरस्टैंड करा कि इंडिया में जितने भी ऑर्गन्स के पास पावर है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। हर कोई ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहा है कि क्या हर कोई अपनी अपनी पावर्स के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, क्या अपनी पावर्स को कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है, इस चीज़ की वजह से, किस चीज़ की वजह से, चेक एंड बैलेंस की वजह से, ठीक है। अब ये तो हमने अंडरस्टैंड कर ली कि ठीक है भाई चेक एंड बैलेंस होने ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ होनी ज़रूरी है, और वो क्या है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में बैलेंस करना, ठीक है। समझते चलिएगा, सिंपल चीज़ है, बस सुनना है, ठीक है, सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। देखो इंडिया में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद बुक में क्या लिखा हुआ है उस पर हम लोग जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ है, दो चीज़ क्या है, एक होती है कोर वैल्यू। कोर वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे जस्टिस, जैसे फ्रीडम, ठीक है, ये सारी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर कंट्री कैसे चलेगी, जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा, है ना। रूल ऑफ लॉ इसलिए होना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी इंडिया में है, सेकुलरिज्म इंडिया में है, ये सारे कोर वैल्यूज़ होते हैं, इसको कहा जाता है कोर वैल्यूज़, या फिर इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये मूलभूत चीज़ें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मूलभूत चीज़ें, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों चेंज नहीं कर सकते, आप खुद सोचो, अगर हम डेमोक्रेसी को चेंज कर देंगे तो क्या कोई मायने रहेगा फिर इंडिया का? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एसेंशियल चीज़ है इंडिया के लिए, पहचान है इंडिया की कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अगर हमने ये बोल दिया होता कि कोई भी जो भी गवर्नमेंट बनाएगी किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, तो फिर वो बेसिक प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर देती, डेमोक्रेसी को हटा देती, सेकुलरिज्म को हटा देती, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें अपने कोर वैल्यूज़ को कभी भी चेंज नहीं करने देना, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा हमारे लिए ज़रूरी होंगे। समझ में आ गया, जिसमें हमने अंडरस्टैंड करी डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को हमने समझा, सेकुलरिज्म को समझा कि ये बेसिक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको हम कभी चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमने अडॉप्ट करा था। अब 1950 के बाद से ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में नई नई डिमांड्स, नई नई एस्पिरेशंस ना आए हो, ऐसा तो नहीं है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि समय समय जैसे जैसे चेंज होता गया तो हमें ज़रूरत लगी कि हम संविधान को चेंज करें ताकि कॉन्स्टिट्यूशन आज की रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर पाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हमें लगा कि 1992 में हमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत है, तो हमने क्या करा, हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम लेकर आए और उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करे ताकि हमारे लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट्स आ सके, पंचायत आ सके, म्यूनिसिपैलिटीज़ आ सके, ठीक है। तो ये क्या हुई, उस टाइम पर नीड लगी ऐसी कि हमें गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत है लोकल लेवल पर, तो हमने उसको बनाया ताकि सोसाइटी के जो उस टाइम की नीड थी उसके अकॉर्डिंगली हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, जब हमें लगा कि हमें ज़रूरत है राइट टू एजुकेशन लेकर आने की और उसको फंडामेंटल राइट बनाने की, तो हमने क्या करा, हमने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से चेंज करा, राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लोग लेकर आए। तो ये दो एग्जाम्पल से हमने क्या समझा, इसका मतलब ये है कि जब सोसाइटी को लगेगा कि हमें नए चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने की ज़रूरत है और वो सोसाइटी की नीड और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पूरी चीज़ को समराइज़ करें
तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं करने देनी है, क्योंकि वो बेसिक वैल्यूज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ। वहीं दूसरी तरफ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जब ज़रूरत लगेगी तब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चेंज भी करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को आज की रियलिटी के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट बनाए रखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड हमें करनी है। अब हम बुक में चलते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change. A constitution that, on the other hand, too flexible will give no security, predictability और identity of a people. ये यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, दो चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। एक है रिजिडिटी और एक है फ्लेक्सिबिलिटी। ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड नहीं रखना है, क्योंकि रिजिड अगर रखेंगे इसका मतलब क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो आज की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फिर रेलिवेंट ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि आज की नीड के अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें ऐड करनी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए रिजिड भी नहीं रखना बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी रखना है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा रखी जाएगी तो जब जिसकी मर्जी होगी, जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो जब भी जो चाहेगी वैसा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देगी अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिडिटी ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बट अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी थी। और क्या दिया हुआ है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो कलर से, ये भी सेम टू सेम बात बोल रहा है दैट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। तो कोई भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोर वैल्यूज़ को हम बचाए रखें, बेसिक स्ट्रक्चर को हमें बचाए रखना है हमेशा। ऐसा नहीं है 1950 में ही डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट आइडिया था, आज भी है। जब तक इंडिया रहेगा तब तक डेमोक्रेसी चाहिए होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 1950 में रूल ऑफ लॉ भी चाहिए था, आज भी है। आने वाले जब तक टाइम पीरियड में जब तक भारत रहेगा तब तक हमें वो चीज़ चाहिए होंगी। ये कोर वैल्यूज़ है, आप चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, लेकिन साथ साथ में जो नई चीज़ें हमें ज़रूरत लगेगी, हमें नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली ज़रूरत लगेगी, हम वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नए ऐड भी करेंगे, नई चीज़ें ऐड भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट भी करेंगे। जैसे हमें आज के टाइम में लगा कि आज के टाइम में हमें ज़रूरत है विमेन को रिजर्वेशन देने की, तो हमने क्या करा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आज की नीड के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा और ये इंश्योर करा कि विमेन को रिजर्वेशन मिले पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कब हम कौन सी चीज़ हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, और जब ज़रूरत लगेगी सोसाइटी के नीड और एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। जब ज़रूरत लगेगी हम ऐड भी करेंगे नई चीज़ों को। ठीक है, और इसी की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा डॉक्यूमेंट है। जिंदा क्यों है, जिंदा का मतलब यहाँ पर लिविंग का मतलब ये है कि रेलिवेंट है आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं है 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा तो आज के टाइम में रेलिवेंट ही नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारी चीज़ें आज भी रेलिवेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमें लगता है कि हमें कोई चेंजेस करने हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा रेलिवेंट हो सके, तो हम वैसे चेंजेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, वैसा अमेंडमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक स्टैटिक रूल बुक नहीं है, कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लगातार चेंज हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसी की वजह से लिविंग डॉक्यूमेंट है। लगातार चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आज भी रेलिवेंट है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आज भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ की वजह से इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। आज के टाइम में इसीलिए लोग आज भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नीड्स, हमारी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को यहाँ से लेनी थी। तो हम लोगों ने दो रीजंस समझे कि क्यों किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होता है। इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लोगों के एस्पिरेशंस को आज भी वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंडिंग करी। अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions. अगर हमें ये समझना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोग मान रहे हैं, तो उसके लिए हमें 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। वर द पीपल हु इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल? क्या जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या वो विश्वसनीय थे? क्या लोग उनमें मानते थे? क्या लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे या नहीं करते थे?
तो हमने वो अंडरस्टैंड करी कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बहुत क्रेडिबल इंडिविजुअल्स थे और पॉपुलर इंडिविजुअल्स थे जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल के दौरान हमारे साथ रहे, और हमें पूरा विश्वास था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारी कंट्री के लिए। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंडली, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पावर वॉज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज सो दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को बहुत सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा, इंटेलिजेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि पावर मोनोपोलाइज ना हो, रादर पावर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, एक चेक एंड बैलेंस बना रहे? तो वो चीज़ भी हमने अंडरस्टैंड करी कि बिल्कुल हमने क्या करा है, हमने हॉराइजेंटल तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब में हम लोगों ने क्या करी है, पावर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा। साथ ही साथ डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विद इट? ये भी चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी कि इंडिया में हर सोसाइटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मान रही है, हर सेक्शन क्यों मान रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ रीजंस दे रहा है कि उनको क्यों उस कॉन्स्टिट्यूशन में मानना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दलित्स की बात भी कर रहा है, वेमेन की बात भी कर रहा है, एसटी की भी बात कर रहा है, इसीलिए हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या कर रहा है, उसमें मानता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशन? क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है? तो हमने ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करी कि बिल्कुल आज के टाइम में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम में भी लिविंग डॉक्यूमेंट है, और आज भी हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना 1950 में दिया करते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करी, सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पैक्टफुलनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।